हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कोविड-19 है और इस समय तो आप लोग सभी घर पे ही होंगे। मैं सुरेंद्र कुमार बाइती आपका रामेश्वरम क्लासेस ई स्कूल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रामेश्वरम क्लासेस जो है, इन्होंने एक प्रयास किया है कि स्टूडेंट्स जो घर पे बैठे हैं, स्पेशली साइंस के विद्यार्थी जो घर पे बैठे हैं, उनको कुछ न कुछ इस प्रकार का काम मिलता रहे जिससे कि वो विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी जो है वो बनाए रखें। इस कारण से इन्होंने एक अच्छे टीचर्स की टीम को अपने साथ लिया है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 11th 12th बोर्ड के कंटेंट यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैं। दोस्तों, जनरली क्या होता है, स्टूडेंट की मानसिकता होती है कि जैसे ही हमें छुट्टी हुई, हम लोग जो हैं ये चाहते हैं कि हम रेस्ट करें, हम आराम करें और जब वापस स्कूल खुलेंगे तभी देखा जाएगा। आपकी नहीं, हम जब पढ़ते थे हमारी भी ऐसी मानसिकता होती थी। लेकिन वर्तमान में दुनिया जो है उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यदि हम 2 सेकंड भी पीछे हो जाते हैं तो हमसे आगे दसों हजार लोग निकल जाते हैं। इसलिए साइंस में विद्यार्थियों को स्पेशली ये चाहिए कि वो लगातार अपने कंटेंट को पढ़ते रहें। लेकिन अब आप घर पे बैठे हुए किस तरह से इन्हें पढ़ें, इसके लिए ही रामेश्वरम स्कूल जो है इन्होंने यह एक प्लानिंग की है जिससे कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का मैटर प्रॉपरली मिलता रहे। इसके लिए सभी सब्जेक्ट है जो भी आपके लगते हैं, उनके बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में जो बुक्स हैं उनका 11th और 12th का पूरा सिलेबस आपको दिया जाएगा। आप लोग लगातार वीडियो जो हैं उनके साथ बने रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। मैं आज आपके सामने मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ बात करूंगा, क्योंकि मैं जनरली जो है 11th 12th की मैथमेटिक्स प्लस मेंस लेवल तक बच्चों को पढ़ाता हूं। मैथ्स में ट्वेल्थ बोर्ड के लिए हमारे पास बुक में जो नंबर ऑफ लेसन आते हैं वो आते हैं विद्यार्थियों 15। 1 से लेकर के 15 लेसन को हमें कंप्लीट करना पड़ता है। बोर्ड अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल पेपर जो अपीयर करने, हमें अटेम्प्ट करने के लिए मिलता है, वो मिलता है 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम है फंक्शन। जनरली विद्यार्थियों के दिमाग में यह रहता है कि फंक्शन जो है वो तो बड़ा मुश्किल टॉपिक है। अधिकतर विद्यार्थियों को यह मुश्किल लगता है, पढ़ते वक्त में कम समझ में आता है, लेकिन बहुत ही आसान है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ही आसान है, बहुत इजी हो गया हमारे लिए। तो फंक्शन टॉपिक जो है, इसमें से हमारे पास वैसे तो देखिए मार्क्स अकॉर्डिंग अगर हम बोर्ड में देखें तो इसमें से हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है 3 मार्क्स का, यानी 3 मार्क्स का, 3 नंबर का क्वेश्चन आता। लेकिन अगर हम इसकी महत्ता को समझें तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फलन को पढ़े बिना हम लोग मैथमेटिक्स के 2 पोर्शन जो स्पेशली हैं, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, इन दोनों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। फंक्शन से रिलेटेड आपकी बुक में कितने लेसन हैं इसको समझिए। कंपोजिट फंक्शन पहला, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दूसरा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव। उसके बाद
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रेशन, और उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि लगभग 8 से 9 लेसन इस फंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए अपने को इसे बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात आपके दिमाग में आती है, सर ये फंक्शन जो है ये तो हमने 11th में पढ़ लिया। बिल्कुल सही है, 11th में आपने फंक्शन का इनिशियल पार्ट पढ़ लिया कि फंक्शन है क्या, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उनके डोमेन और रेंज किस प्रकार निकाले जाते हैं, फंक्शन का अलजेब्रा जो है उसके बारे में हमने वहां पढ़ लिया, फंक्शन के प्रॉपर्टीज जो हैं के बारे में वहां पढ़ लिया। लेकिन अब कंपोजिट फंक्शन से लेकर के और फंक्शन में आगे के कैलकुलेशन है उनको हम कहां पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं। मैं आपको यहां इनिशियली जोड़ करके चलूंगा, कहां से, 11 से। स्टार्टिंग जो है वो हम कहां से करेंगे, 11 से करेंगे। और 11 से स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, तो मैं सबसे पहले फंक्शन में आपको यह बताऊंगा कि फंक्शन होता क्या है। पहला, व्हाट इज फंक्शन, फलन क्या है। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैथमेटिक्स में फलन तक पहुंचने के लिए अपने को देखो पहले सेट पढ़ना पड़ता है, सेट के बाद में अपने को 2 सेट्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ना पड़ता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद हम रिलेशन पढ़ते हैं और तब हम कहीं जाकर के कहां पहुंचते हैं, फंक्शन पे पहुंचते हैं। बट चूंकि 12th के अकॉर्डिंग हम केवल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं यहां आपको रिलेशन के बाद के फंक्शन की स्थितियों को बताऊंगा। फलन क्या है, देखिए एक सिंपल सी बात है, फलन जो है उसमें हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक और ये दूसरा, ये ए सेट है और ये बी सेट है, हमने ऐसा मान लिया। ए सेट के अंदर हमारे पास मान लिया एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, कोई भी, और यहां हमने इनके बीच में एक रिलेशन मान लिया। फंक्शन बता रहा हूं मैं आपको कि सर रिलेशन क्यों लिया, अभी आप देखिए। और यहां मैंने इसके एलिमेंट मान लिए ए बी सी डी, ये एलिमेंट मैंने मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, इसका भी इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, एक टॉपिक। दूसरी बात मैं यहां लेकर के चलता हूं, देखो दोस्तों ये मैंने 2 सेट और ले लिए, P और Q, इनके बीच में मैंने एक रिलेशन मान लिया, कोई भी, इसके एलिमेंट है A E I O U, पहला सेट है। दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट मैं ले लेता हूं 3 4 6 8 9, ले लिए। और अब मैं ये कहता हूं कि ये A जो है ये 4 से रिलेटेड है, ठीक है ना, और उसके बाद ये E जो है ये 9 से रिलेटेड है, और बाकी के रिलेटेड नहीं है। मेरी बात समझ गए? तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी समुच्चय का किसी दूसरे समुच्चय से रिलेशन इस प्रकार हो, P का Q से रिलेशन इस प्रकार हो कि P का कोई एक अवयव या उससे अधिक अवयव Q से जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी अवयव नहीं, एक अवयव या अधिक अवयव Q के अवयवों से संबंध दर्शाते हैं लेकिन सभी अवयव नहीं, तो यह संबंध यानी रिलेशन ही कहलाता है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, सामान्य जीवन में जैसे मैं हूं, आप हैं, ठीक है ना, हमारे परिवार में हमारे पारिवारिक लोग भी हैं। अगर मान लीजिए मैं हूं और मेरा कोई पर्सनल रिलेशन किसी के साथ है, सपोज मेरी शादी हुई है, ठीक है ना, और मेरा रिलेशन उनके साथ है, मेरा ही तो है रिलेशन, लेकिन आप बताइए जो मेरे ससुराल वाले हैं वो लोग मेरी फैमिली के क्या लगते हैं? स्वाभाविक बात आप कहोगे जी वो तो रिलेटिव है, वो तो क्या है, रिश्तेदार हैं,
लेकिन रिलेशन तो केवल किसका है? मेरा है। वो क्यों है? क्योंकि संबंध की यही परिभाषा है कि संबंध समुच्चय में आने वाले चाहे सभी अवयवों का है, चाहे किसी एक का है, चाहे दो का है, अगर किसी दूसरे समुच्चय के साथ है तो पूरा का पूरा समुच्चय जो है वो उस दूसरे समुच्चय से संबंधित हो जाता है। अब बात आते हैं, सर हम बात तो फंक्शन की कर रहे थे, बिल्कुल ये समझना जरूरी था। अब आते हैं फंक्शन पे। एक ऐसा संबंध, अब देखिए जरा, एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संबंध जिसमें एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के किसी न किसी अवयव से संबंध रखता हो। संबंध रखता हो क्या कहलाता है? फलन हो सकता है। कहलाएगा नहीं, अभी फलन हो सकता है। आधा हिस्सा पूरा हो गया कि कोई संबंध जो है वो फलन कब होगा? वो होगा यदि एक ऐसा संबंध, संबंध तो है लेकिन एक समुच्चय के प्रत्येक अवयव, इस समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के किसी न किसी अवयव से क्या रखता हो? संबंध रखता हो। ठीक है ना? तो वह फलन हो सकता है। यह संभवतः क्या हो सकता है? फलन हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। फलन के लिए संबंध में दूसरी स्थिति भी समझना जरूरी है। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति यह है कि यदि प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस संबंध में इस प्रकार शामिल हो प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस संबंध में इस प्रकार शामिल हो कि उनका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी संबंध जिसके साथ है, इंग्लिश में इमेज भी कहते हैं, दूसरे समुच्चय में विद्यमान हो। दूसरे समुच्चय में विद्यमान हो। यहां देखिए प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस संबंध में इस प्रकार शामिल हो कि उसका प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में विद्यमान हो। प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में होना चाहिए। साथ ही साथ एक बात और होती है, और वो क्या होती है? केवल और केवल एक प्रतिबिंब, केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि ये ए से बी में संबंध जो है वो क्या है? एक फलन है। ये चीज आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं निश्चित रूप से। अब देखो इसमें देखिए, इस चीज को समझिए। एक का ए से संबंध बिल्कुल सही है, दो का बी से संबंध एक ही प्रतिबिंब है, तीन का बी से संबंध एक ही प्रतिबिंब है, चार का सी से संबंध एक ही है, पांच का डी से। तो हम लिख सकते हैं यहां पर ए फलन है, सॉरी एफ एक फलन है ए से बी में। हम लिख सकते हैं कि ए समुच्चय बी के साथ किसको दर्शाता है? एक फलन को दर्शाता है। ये हुई दोस्तों फलन की परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
फलन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी बात जो हमारे सामने आती है वो आती है प्रांत व परिसर की। इंग्लिश में अपने इसे कहते हैं डोमेन एंड रेंज। ये क्या है, इसकी बात करते हैं अपने। प्रांत क्या है और परिसर क्या है, डोमेन और रेंज क्या है। देखिए अगर मान लीजिए मैं एक फलन लेता हूं f, इस प्रकार से है, कैसे, a से b में, समझ गए। मैं ये कह रहा हूं कि ये फलन है, जब ये दिया गया है तो मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि जो पहला समुच्चय है, फलन में ध्यान रखना पहला समुच्चय है, तो प्रांत जो है वो हमेशा क्या होगा, प्रथम समुच्चय होगा। प्रांत बराबर क्या हुआ, समुच्चय ए पूरा का पूरा। पहला समुच्चय सदैव ही क्या होता है, प्रांत होता है। अब बात आती है दूसरे की, दूसरे को हम कहते हैं सहप्रांत, इंग्लिश में से कहते हैं कोडोमेन। दूसरा समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। लेकिन यहां तो सर आपने क्या लिखा था, रेंज लिखा था, बिल्कुल सही है। रेंज क्या है ये चीज समझना जरूरी है। यहां मैं थोड़ा प्रांत के बारे में, परिसर के बारे में दोबारा फिर बताऊंगा। देखिए रेंज यानी परिसर। परिसर क्या है, परिसर जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है fx के बराबर। fx यानी x यानी प्रांत का अवयव, जहां x जो है वो क्या किससे बिलोंग करता है, a से, और fx जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है। देखिए आप यहां fx जो बिलोंग करेगा वो हमेशा किससे करेगा, सेट b से करेगा, b से करेगा। इसका मतलब b सेट पूरा होना जरूरी नहीं है, मेरी बात समझ गए। देखिए इस तरह से ये एक सेट हुआ, ये दूसरा सेट हुआ। आपके पास जो फंक्शन है वो है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये a सेट है और ये क्या है, b सेट है। मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है ना। और अब अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ अवयव लेता हूं, मान लो सपोज करो मैंने इसमें लिया 4 5 6 7। अब मैंने यहां पे एलिमेंट लिखे तो मुझे देखिए 49 लिखना जरूरी है, मुझे 36 लिखना जरूरी है, मुझे 25 लिखना जरूरी है, 16 लिखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इनके सभी के प्रतिबिंब यहां पर होने चाहिए। अब 20 लिख दिया, जस्ट सपोज मेरे पास ये एलिमेंट इसमें है, तो देखिए 4 का संबंध किससे है, 16 से, 5 का किससे है, 25 से, 6 का 36 से, 7 का किससे है, 49 से। यानी प्रांत तो पूरा हो गया। पहला समुच्चय सदैव क्या कहलाता है, प्रांत। परिभाषा के अनुसार प्रथम समुच्चय के सभी अवयव उस संबंध में शामिल होते हैं। समझ गए मेरी बात को। तो देखिए जरा, पहला समुच्चय तो क्या हो गया, प्रांत हो गया। तो प्रांत आपका क्या हुआ, ए सेट हुआ, समझ गए। तो यहां मैंने लिख दिया प्रांत बराबर क्या हो गया, ए सेट, इस प्रश्न के अंदर। अब देखिए इसमें मुझे लिखना है परिसर। जब परिसर लिखूंगा तो परिसर होता है fx, fx यानी x का मान रखने पर मुझे क्या क्या मिल रहा है, केवल उन्हीं को मैं इसे लिखूंगा, और ये मान होते हैं किसके, y के। परिसर जो है वो y के मानों को बताता है, प्रांत x के मानों को बताता है। देखिए मैंने परिसर लिखा, मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 49 36 25 और 16। ये लीजिए ये क्या आ गया, परिसर। अब आपके दिमाग में कई विद्यार्थी ऐसा सोच सकते हैं जिनको सेट का अगर मान लो कुछ पूरा रिमाइंड नहीं है कि सर यहाँ 4 के लिए आपने 16 पीछे पीछे लिखा, आगे नहीं लिखा। देखो कोई भी समुच्चय जो होता है उसमें अवयवों को लिखते समय में क्रम की प्रधानता नहीं होती, अर्थात क्रम ध्यान में नहीं रखा जाता। हम अपनी सुविधा के अनुसार लिखते हैं, लेकिन अवयव आना जरूरी होता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये हुआ प्रांत और परिसर। फलन का प्रांत और परिसर वास्तव में क्या है परिभाषा के अनुसार, ये चीज हमें समझना है। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी फलन y बराबर fx में, y बराबर fx में x जिससे बिलोंग करता है यानी पहला समुच्चय, फलन अगर परिभाषित है किससे, a से b में, तो y बराबर fx में x जो है वो किससे बिलोंग करता है, a से। अतः a पूरा का पूरा क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, और fx जो है वो किससे बिलोंग करता है,
बी से बिलोंग करता है, यानी सह प्रांत से। अर्थात आप यहां यह कह सकते हो कि परिसर जो है वो सदैव ही सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। ये बात यहां बता रहा हूं मैं। प्रांत परिसर ज्ञात करेंगे, आगे इनके अकॉर्डिंग कुछ और कैलकुलेशन लेंगे, उसमें ये बात पुनः रिपीट होगी। लेकिन यहां ये याद रखना जरूरी है कि क्या परिसर जो होता है वो हमेशा सह प्रांत यानी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि दूसरे समुच्चय से बड़ा परिसर कभी भी नहीं हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ विभिन्न प्रकार के फलनों की बात करेंगे। फलन, फलन कौन कौन से हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। पहला y इक्वल टू x, एक सीधा फलन है y बराबर x, जो मान x का होगा वही मान किसका होगा, y का होगा। तो यहां मैं जो फलनों के बारे में आपको बता रहा हूं कौन कौन से फलन होंगे, उनके लिए यहां थोड़ा सा हमें यह जानना जरूरी है कि प्रांत और परिसर की कैलकुलेशन करते कैसे हैं, किसी फलन के लिए प्रांत और परिसर की स्थितियां क्या है। अब प्रांत और परिसर की कैलकुलेशन करने के लिए फलन के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, यह बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो मैंने लिया y बराबर x, अब मुझे पता है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, जो भी मान x का होगा वही किसका होगा, y का होगा। तो यहां मुझे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये एक सीधी रेखा आएगी। ये बात हम 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं यहां इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं अदर फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा हिंट दे सकूं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। y बराबर x। अब दूसरा अगर हम यहां फंक्शन लेते हैं, देखिए एक फलन आता है y बराबर मोड ऑफ x, आपने पढ़ा होगा। मापांक x जो है एक ऐसा फलन है जिसमें हमें y का मान हमेशा ही धनात्मक मिलेगा। तो देखिए इसके ग्राफिक बात करते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये मैंने इसका y इक्वल टू मोड ऑफ x का क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। ये मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है ना, और बाकी पॉइंट्स जो है जैसे हम लिखेंगे उस तरह से हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखिए इससे हमें क्या पता लगता है, काफी चीजें हैं जो हम केवल इस ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं। क्या कि इसका परिसर जो होता है यानी y का मान जो होता है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव होता है। जीरो भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। साफ साफ समझ में आ रहा है y इक्वल टू मोड ऑफ x का। अब आपको कि सर ये ग्राफ आपने सीधा कैसे लिख दिया, देखो बच्चों के x के विभिन्न मान अगर हम प्लस के रखेंगे तो उन पे जो y का मान आएगा वो लिख लिया जाएगा y इक्वल टू x के अनुसार, और जब माइनस के रखेंगे तो y इक्वल टू माइनस x के अनुसार माइनस में मान रखा जाएगा तो वो वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस प्रकार से ये ग्राफ हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसमें जो x काम में आए हैं वो इसका क्या होगा, प्रांत होगा, और जो परिणाम स्वरूप y मिल रहे हैं वो इसका क्या होगा, परिसर होगा। प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए ग्राफिक जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये बहुत ही मैटर करता है, इसलिए हमें ग्राफ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन और आता है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। काफी बड़े एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते रहे हैं। एनडीए के अंदर तो बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है, इसलिए अपने को इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वास्तव में होता क्या है। नाम तो है ग्रेटेस्ट, हिंदी में लिख देता हूं मैं महत्तम पूर्णांक फलन। यहां मैं ऊपर इस फलन का नाम भी लिख देता हूं, अगर मान लो आप लोगों को याद नहीं आए, मापांक फलन कहते हैं, हालांकि पढ़ा हुआ है आप लोगों का, ये भी पढ़ा हुआ है। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन में नाम तो है महत्तम यानी बड़ा,
लेकिन वास्तव में जो रिजल्ट होते हैं वो बड़े नहीं होते। इसे मैं थोड़ा ग्राफिकली आपको समझाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। देखिए मान लिए मेरे पास एक फलन है r से r, और ये फलन मेरे पास है fx इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन। मैंने r से r लिया है दोस्तों, ध्यान रखना। मैं इसका ग्राफ ले रहा हूं, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहां पे मुझे कुछ पॉइंट लेने पड़ेंगे। देखिए यहां मैंने ले लिया 1, यहां मैंने ले लिया 2 और यहां ले लिया 3। यहां -1 ले लेता हूं और यहां -2 काफी है। ऊपर ये मैंने वाई एक्सिस पे जो है ये 1 लिया, ये 2 लिया और ये मैंने ऊपर क्या ले लिया 3 ले लिया। यहां नीचे -1 -2। ग्राफिक सिचुएशन थोड़ा सा समझिए। देखो महत्तम पूर्णांक फलन में अगर हमारे पास कोई भी मान यहां से यहां के बीच में जाता है, मान लो हमने इसे लिखा 0.5, किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में x का मान है। परिणाम स्वरूप हमें जो मिलता है वो मिलता है 0। महत्तम पूर्णांक फलन का ये रोल है कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन कौन सा इंटीजर मिलेगा? स्मॉलर मिलेगा। इसे समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, उसे समझिए। देखो ये रियल नंबर लाइन है ना, ये 0 है, ये इधर नेगेटिव है और इधर क्या है? पॉजिटिव है। आपको जहां भी मान मिलता है उसे रियल नंबर लाइन पे डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि हमें ये मान मिला, ये मान किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में। तो आप रियल नंबर लाइन से उसके पीछे वाले इंटीजर पे आ जाइए, वही आपका क्या है? आंसर है। इससे आपको इजी समझ में आएगा, क्योंकि जैसे मान लो मैंने इसके अंदर लिख दिया -2.1। अब मैं इसका उत्तर निकालना चाह रहा हूं, तो जैसा मैं जनरल परिभाषा में हम लोग बताते हैं समझते हुए कि भी इसका जो शॉर्टेस्ट इंटीजर सामने होता है वो हमारा आंसर होता है। तो भी आप तो यहां से उत्तर क्या लिखोगे? -2, क्योंकि डेसिमल के बाद का हिस्सा हटा दिया, यही मीनिंग है। बट इट इज रॉन्ग, ये क्या है? गलत है। तो सही क्या है? सही देखिए आप, ये हुआ -1, ये हुआ -2 और ये हुआ -3। मैंने लिखा है -2.1। आप यहां हो, जब आप यहां हो तो इससे पीछे वाला इंटीजर आपको देखना है, और आपका आंसर हुआ यहां पर कितना? -3। दैट इज द रूल, ये इसका नियम है। महत्तम पूर्णांक फलन में जो भी मान हमारे सामने है उसका पीछे वाला इंटीजर रियल नंबर लाइन पे लें तो वो हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। इसकी ग्राफिक सिचुएशन क्लियर कर देता हूं मैं। ये यहां ग्राफ टूट जाता है इसका 0 पे, यहां देखिए आप, ये कंप्लीट देखिए आप, इसका ये ग्राफ टूट रहा है। इन पॉइंट पे जहां मैंने बबल्स बनाए हैं और यहां पर इसका वैल्यू ऊपर मिल रहा है, मान तो मिल रहा है लेकिन ग्राफ उस जगह से क्या हो रहा है? टूट रहा है। इसलिए यह फलन सतत नहीं है लेकिन परिभाषित है, मान मिलता है। इसलिए इसका प्रांत क्या हो गया? R हो गया। और परिसर जब आप यहां से निकालेंगे तो देखो आपको केवल इंटीजर मिल रहा है, तो इसका परिसर जो है वो क्या हो गया? इंटीजर। यानी प्रांत तो क्या हो गया? इसका पहला समुच्चय, और परिसर जो है वो क्या हो गया? पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर। इसे आप I से या Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका एक नाम और होता है, अगर आप इन्हें इस प्रकार से मिलाते हैं, सॉरी, अगर आप इन्हें इस प्रकार से मिलाते हैं और इन्हें मिलाते हैं तो देखिए आपने क्या बना दी? आपने CD बना दी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा नाम जो होता है वो होता है CD फलन। CD फलन इंग्लिश में लैडर्स फंक्शन कहते हैं। इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम समझ सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी हम जो है आगे बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं
वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें।